मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भोपाल में हो रहे 3 दिवसीय शून्य बजट प्राकृतिक खेती शिविर में माननीय कृषि मंत्री बिसेन जी ने प्राकृतिक खेती के बारे में अपने बहुमूल्य विचार रखे। इस दौरान उन्होंने किसानों को गाय के संरक्षण से ही प्राकृतिक खेती संभव है, ऐसा कहकर सभी किसानों को शून्य बजट प्राकृतिक खेती को अपनाने को कहा। 1960 के दशक में 50 और 60 के बीच में क्या हिंदुस्तान में इतनी रोडें थी? क्या रेलों का मार्ग इतना विस्तारित था? क्या हमारे नगरों की सीमा के आसपास की खेती की भूमि में आवासीय व्यवस्थाएं थी, कॉलोनियां थी? हमारी खेत की भूमि में कॉलोनियां बनी हमारी आवश्यकताओं के लिए, हमारी आवश्यकताओं के लिए गांव की सड़कों से लेकर के 4 लेन और 6 लेन की सड़कें बनी हमारी कृषि की भूमि में। हमारी जोत की सीमा घटी है, जनसंख्या बढ़ी है। 145 करोड़ का हिंदुस्तान 125 करोड़ का हो गया। जमीन घटी, जनसंख्या बढ़ी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने कहा था उपवास करो, पर मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की ओर से कहता हूं 3 टाइम भोजन करो। यदि ऋषि मुनियों की विचारों की चिंता पूर्ववर्ती सरकारों ने कर ली होती तो आज हिंदुस्तान में और मध्य प्रदेश में बीते समय में संकट आया नहीं है। मौसम ने साथ दिया, फसलें अच्छी आई, क्षेत्रफल हमने बढ़ाया, जैव विज्ञान को लाया। अटल जी के पहले लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान, और अटल जी ने कहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान। हमको वैज्ञानिक तरीके भी खेती में अपनाना होगा, प्राकृतिक तरीकों को छोड़ना नहीं होगा। दूध का उत्पादन भी बढ़ाना होगा, लेकिन हमारे भारत की जो हमारी देसी गाय है उस नस्ल को भी हमको जीवंत रखना होगा, चिरंजीवी रखना होगा। हमको डेनमार्क के ओर हम चले गए, हमको जर्सी चाहिए, हॉलिस्टीन चाहिए, हमको 40 लीटर 20 लीटर वाली दूध वाली गाय चाहिए, लेकिन ये हमने नहीं सोचा हिंदुस्तान का क्लाइमेट कैसा है। जो गाय डेनमार्क में 40 लीटर दूध देती है, हिंदुस्तान में सिर्फ 1 महीना ठीक से दूध देगी, उसके बाद में उसमें अगले बार जब बछड़ा आएगा तो पूरा दूध नहीं पाओगे। कौन कहता है कि डेनमार्क से आई हुई जर्सी और हॉलिस्टीन का ज्यादा दूध अच्छा होता है? मैं सिद्ध कर सकता हूं कि हमारे यहां की जो नस्ल है, आप चले जाइए, आप राजस्थान में चले जाइए, गिर नस्ल को देखिए। हमारी अपनी जो भी नस्लें क्षेत्र के भौगोलिक परिस्थिति के ऊपर, वहां के प्राकृतिक परिस्थिति के ऊपर वो सर्वाइव करती है। अब हमको यदि हम प्राकृतिक खेती की ओर जाना चाहते हैं तो गौ माता के रक्षक बनना होगा, और गौ माता का हमको संवर्धन करना होगा। मैंने मुर्रा भैंस को बाहर से हमारा भैंस नहीं कहा, मैंने गौरव को नहीं कहा, मैंने काठवाड़ी गाय को नहीं कहा, मैंने मालवा की गाय को नहीं कहा, मैंने हरियाणा की हमारे नस्ल को नहीं कहा, मैंने साहिवान को नहीं कहा। ये हमारी अपनी नस्ल है। यदि मालवा का हमारा बैल हेल्दी है तो वहां की जलवायु के कारण वहां की जमीन से जो घास पैदा होता है उसमें प्रोटीन ज्यादा होते हैं, उसमें तत्व अधिक होते हैं, इसलिए वो मजबूत। हमको हरा चारा उगाना पड़ेगा, हमको परसिम लगाना पड़ेगा, हमें केटल फीड तैयार करना पड़ेगा, लेकिन उसमें यूरिया नहीं डालना। यदि आपने यूरिया डाला हुआ पैदा किया गया घास, चाहे उसमें भी परसिम क्यों न हो, अपनी गौ माता को पिलाया तो उसके फल से निकला हुआ दूध में भी यूरिया का प्रभाव रहेगा। अब हम कैसे प्राकृतिक खेती करें?
ये जो केचुए की खाद से हम खाद बनाते हैं, केचुए से पैदा जो उसका बीट निकलता है उससे बना हुआ खाद है ही नहीं। मेरी अपनी मानता है, हमारा जो नेचुरल केचुआ था, जिसको हम लोग गले में फंसा करके मछली पकड़ते थे, वो जब जमीन हार्ड होगी तो देसी केचुआ नहीं होगा। गेंडवर कहते हैं गांव में। सबसे पहले प्राकृतिक खेती के लिए गौ माता चाहिए, देसी नस्ल चाहिए। हम जब छोटे थे, आज से 60 साल पहले, मुझे 5 साल का उम्र का याद है, देसी गाय का दूध निकाल करके हमारा देसी गुलाब, ओरिजिनल गुलाब की पखड़ियों को डाल करके हमारी मां उबाल करके उस दूध को दे देती। गुलाब की पखड़ी डालने के पूर्व दूध में थोड़ा सा येलो गोल्डन रंग लगता था, सोने जैसे। देसी गाय के दूध में स्वर्ण है और काली देसी गाय के दूध में तो अमृत है। एक दिन ऐसा आएगा जो भूमि के अंदर, जमीन के अंदर खनिज है हमारे, कोयला इत्यादि समाप्त हो जाएंगे, लेकिन जब तक सूरज चांद रहेगा, शोभा जी आपका नाम रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ZBNF SPTV भोपाल।